राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याधि शमकता यानी कि इम्यूनिटी। आयुर्वेद में दो मुख्यतः प्रयोजन कौन से? स्वास्थ्य रक्षण यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तथा आतुरस विकारम चा प्रशमन चा, ठीक है, यानी कि आतुर में विकार का प्रशमन करना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है और स्वास्थ्य उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए संहिता ग्रंथों में अनेक प्रकार के सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन किया गया है। जैसे कि आपके बारे आचार्यों ने बताया, रात्रिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत का पालन, आचार रसायन का, इन सब के बारे में बताया है। और इन्हीं के साथ क्या बताया है? इम्यूनिटी यानी कि व्याधि और व्याधि शमत्व का, ठीक है। जो आचार्य थे उन्होंने हेल्थ प्रमोशन के लिए ज़्यादा काम किया था। कैसे? आचार्यों को तब भी उन्होंने संक्रमण के द्वारा जो व्याधियाँ होती थी उनके बारे में बताया था। कौन से चैप्टर में बताया था? जन उद्ध्वंस में स्पष्ट किया था, ठीक है। उसके बाद इससे पता लगता है कि आचार्यों को भी इम्यूनिटी के बारे में यानी कि व्याधि शमत्व के बारे में पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग होता जा रहा है वैसे वैसे रहन सहन के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं और उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? जो इम्यूनिटी है वो कम होती जा रही है और जो उससे होने वाले रोग हैं, जो नए नए रोग पैदा होते जा रहे हैं। जैसे कि अब उस और नए जो अध्याय हैं उनमें इम्यूनिटी के बारे में एंटीजन, एंटीबॉडी, सीरम डिसऑर्डर्स, एलर्जी, इन सब के बारे में बताया गया है। अब अगर हम इम्यूनिटी की बात करें यानी कि व्याधि शमत्व की, तो ये एक शारीरिक शक्ति है जो शरीर में उत्पन्न होने वाले व्याधि के बल को घटाती है और व्याधि की क्षमता उत्पन्न करती है, ठीक है। पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि हमेशा विद्यमान रहते हैं। मनुष्य द्वारा श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया के दौरान हानिकारक जीवाणु शरीर तक पहुँचते हैं। जीवाणुओं के शरीर में पहुँचते ही शरीर का व्याधि शमक तंत्र सक्रिय हो जाता है एवं विषाणुओं को नष्ट कर देता है। फलस्वरूप हमारा शरीर विभिन्न हानिकारक जीवाणुओं के आक्रमण से बचा रहता है। शरीर की इसी व्याधि शमत्व शक्ति या व्याधि प्रतिरोधक व्याधि शमत्व कहा जाता है, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट, फैगोसाइटिस अलग अलग तरीके के होते हैं और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स ये भी होते हैं, ठीक है। शरीर में एंटीजन लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं और जो कि शरीर रक्त में निर्मित हो जाने पर एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी उस जीवाणु एंटीजन के विरुद्ध किया जा सकती है हमेशा के लिए अथवा जीवाणुओं के संदर्भ में अधिक समय तक लिए प्रतिरोधक एंटीबॉडी बना देती है जो शरीर के विभिन्न जीवाणुओं के आक्रामक बताए। इसी आधार पर इम्यूनाइजेशन का विकास हुआ है, ठीक है। व्याधि शमत्व के दो भेद होते हैं, एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारे जन्म से, मतलब जो हमारे गर्भ से ही हमारे अंदर आई है, और आर्टिफिशियल जो हम उसे देते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी दो तरीके की, नेचुरल और एक्वायर्ड। नेचुरल जो है स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो है वो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी एज रिएक्शन, और पैसिव जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन द बॉडी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या हुई? जो गर्भ अवस्था से, जो कि किसी एक विशेष रोग से लड़ने के लिए आती है। ये भी तीन प्रकार की होती है। वंशज जो हमारी जेनेटिक है, ठीक है। जाति बल यानी कि जो कुछ रोग होते हैं जो केवल मनुष्य में होते हैं, कुछ लोग होते हैं रोग जो होते हैं वो किस में होते हैं? जानवरों में ही होते हैं। व्यक्ति सहज व्याधि, मतलब अपनी अपनी आहार के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपनी अपनी व्याधि क्षमता होती है, ठीक है। जैसे अब इसके बाद प्राकृतिक और सहज व्याधि क्षमता के न्यूनता के कारण अब वो क्या होती है कि जैसे कभी कभी हम लोगों का वातावरण बदल जाता है तो हो जाता है, कुछ निरंतर विषम आहार विहार के सेवन से हो जाता है, ठीक है। अष्टाहार विधि सेवन से, दूरदर्शन आहार विधि समुच्चय का पालन नहीं करने से होता है, अधिक उपवास रखने से, मद्यपान करने से, पर्यावरण जो दूषित हवा, ध्वनि ये सब जा रहा है इनसे भी हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जो हम दूसरे मल्टी इन्फेक्शंस ले रहे हैं जो हमारे शरीर में हमने लगवाई है और कुछ टाइम बाद वो एक्टिव हुई है, ठीक है। ये दो तरीके से होती है, क्रियाशील व्याधि शमक, अक्रियाशील। क्रियाशील का मतलब होता है ये हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है लेकिन कुछ टाइम बाद एक्टिव हुई है। अक्रिय ये सौम्य जन व्याधि शमत्व के रूप में कहा जाता है, ठीक है। अक्रियाशील क्या होती है? जो बॉडी में है लेकिन जब कोई पैथोजन हमारे अंदर एंटर हुआ है ये तभी एक्टिव हुई है, ठीक है। क्रियाशीलता कृत्रिम व्याधि शमत्व, ठीक है। उसके बाद ये लाइव अटेंडेंट बैक्टीरिया होता है कि जो बैक्टीरिया हमारे अंदर आए उसी से हमने कल्चर करके दूसरा बैक्टीरिया बना लिया। अब उसके बाद क्या है? मृत जीवाणुजन्य कृत्रिम व्याधि। अब हमारे शरीर में कुछ जीवाणु होते हैं उनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो हम उनके एंटीडोट उनको कल्चर कर सकते हैं, ये बताया गया इसमें, ठीक है। जीवाणु विषजन्य लसिका टॉक्साइड का निर्माण। अगर हम बात करें तो टॉक्साइड कैसे बनते हैं? तो जो उनके विषाणुओं को गर्म करके या उनको लसिका को टॉक्साइड ही कहा जाता है, ठीक है। तो डिप्थीरिया में, टेटनस में, टॉक्सिन्स में जो टॉक्साइड प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद है अक्रियशील अथवा निष्क्रिय व्याधि क्षमता। किसी संक्रमण व्याधि से ग्रस्त हो जाने पर पश्चात सक्रिय क्षमता वाला होना है और नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे उस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। वैसे ऐसी स्थिति में व्याधि शमन के लिए पहले से निर्मित द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस द्रव्य के निर्माण में शारीरिक कोशिकाएं भाग नहीं लेती। इसे निष्क्रिय व्याधि शमत्व कहते हैं। और दो भेद होते हैं, सहज और जन्मोत्तर कालज। सहज जिसमें व्यक्ति जो माता के शरीर से विद्यमान हुई है। जन्मोत्तर कालज मतलब जो जन्म के बाद एक्टिव हुई है। ठीक है। सीरम टॉक्साइड क्या होता है, कुछ जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको विषनाशक प्रतिविष पहले से ही उपस्थित रहते हैं, तो उनको हम उपचार के लिए यूज़ करते हैं, उनको सीरम टॉक्साइड्स कहते हैं। ठीक है। जीवाणु एंटीबैक्टीरियल सीरम क्या होता है कि जो लसिका संबंधित जीवाणु को ही नष्ट करती है, ना कि उनको विषकों को। उनको क्या बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल सीरम कहते हैं। ठीक है। सेल्फ ओरिएंटेड सीरम क्या होता है, व्याधिग्रस्त व्यक्ति में शरीर में उस व्याधि को विनिष्ट करने में सक्षम लसिका उत्पन्न होने के कारण ही वह व्यक्ति उन रोगों को मुक्त होता है और वायरस व्याधियों से मुक्त होने के लिए करता है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका सक्रिय व्याधि क्षमता। तो ये क्या होती है, एंटीबॉडी उत्पन्न होने की प्रक्रिया उसी व्यक्ति के शरीर में संपन्न होती है, दीर्घकालिक एवं स्थायी स्वरूप की होती है। सक्रिय कृत्रिम व्याधि क्षमत्व की मसूरी प्रयोग के बाद शरीर में प्रत्यक्ष रोग के समान सौम्य स्वरूप के स्थानीय और सार्वधायिक प्रकट तो होते हैं। और प्रक्रिया व्याधि क्षमत्व की उत्पत्ति मसूरिका के 8 से 10 दिन बाद धीरे धीरे उत्पन्न होती है। सक्रिय व्याधि क्षमत्व का प्रयोग दीर्घ कालानुबंधी एवं प्रारंभ मृदु स्वरूप की व्याधियों की चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट वन है निष्क्रिय व्याधि क्षमत्व। निष्क्रिय व्याधि क्षमता योग दूसरे प्राणी के शरीर में उस व्यक्ति के रोग शमन हेतु प्रयुक्त होता है। ये अल्पकालिक एवं स्थायी स्वरूप की होती है। निष्क्रिय व्याधि क्षमत्व में प्रतियोगी एंटीबॉडी बाहर से तैयार कर उसे मनुष्य शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, अतः मनुष्य शरीर में प्रतिक्रिया जन्य लक्षण उत्पन्न नहीं होते। निष्क्रिय व्याधि क्षमत्व में सक्षम लसिका मनुष्य शरीर में प्रवेश कर पर उसकी मात्रा को अनुरूप तुरंत व्याधि क्षमत्व होता है। निष्क्रिय व्याधि क्षमता का प्रयोग उग्र व्याधि के शमनार्थ किया जाता है। प्रतिजन एवं प्रतियोगी एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। एंटीजेंस एक विशेष प्रकार के द्रव्य होते हैं जो कि कोशिकाओं की सरफेस पर होते हैं और जन्य कोशिकाओं को पहचान करते हैं और शरीर में प्रतियोगी पदार्थ का उत्पत्ति को प्रेरित करते हैं। ठीक है। विजातीय द्रव्यों अथवा विजातीय अद्रव्यों आदि के प्रयोगों करने से शरीर में व्यापक प्रतिक्रिया उपद्रव उत्पन्न होती है। प्रचुर मात्रा में प्रतिरोधक पदार्थों का निर्माण होने लगता है। वह उस विजातीय द्रव्य की क्षमता को समाप्त करने में सक्षम होते हैं और यदि वह प्रतिजन सामान्य हो तो सतत रूप से शरीर में प्रतिरोधक द्रव्य का निर्माण करते हैं तो दोष को प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। परंतु विशेष प्रकार के स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन होने पर विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज का भी निर्माण नहीं होता। व्याधि विशेष के प्रति की प्रतिरोधक शक्ति विकसित करता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि प्रतिजन्य द्रव्यों से प्रेरित होकर विशेष प्रकार की बीलियोसाइट के द्वारा उत्पन्न किया हुआ निर्मित होता है। यह द्रव्य इस प्रतिजन के साथ जुड़कर उसे नष्ट करके शरीर की रक्षा करते हैं। एंटीबॉडीज एंटीजेंस को नष्ट करते हैं, जैसे प्रतिजन को घुलनशील बनाकर नष्ट करते हैं, उन्हें द्वारा उत्पन्न अन्य विष को नष्ट करना अथवा विशेष प्रकार की कोशिकाओं को भक्षण के लिए प्रेरित करना, नष्ट करना अथवा उस प्रतिजन के विशेष कोशिकाओं से जुड़ने नहीं देता। इत्यादि विधियों के द्वारा प्रतिरोध द्रव्य प्रतिजन द्रव्यों को नष्ट करके शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्याधि शमक उत्पादक प्रमुख द्रव्य। अनेक प्रकार के द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग शरीर में व्याधि शमक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन ग्रुप हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, ऑयल्स हो गए। ठीक है। उसके बाद है प्रमुख लेहन एवं द्रव्य उनकी प्रयोग विधि। ठीक है। प्रस्तर पर स्वर्ण को घिसकर उसके मधु एवं सर्पी मिलाकर चाटने से शिशु की मेधा शक्ति, अग्नि एवं बलवर्धक एवं आयुष्य मंगलकारक, पुण्य एवं वर्ण एवं ग्रह बादल, कल्याणक ग्रंथ, पंचगव्य ग्रंथ, ब्राह्मी ग्रंथ, संवर्धन ग्रंथ, अष्टांग ग्रंथ, सारस्वत ग्रंथ, वचा आदि ग्रंथ, इनकी मात्रा होती है 5 से 10 ग्राम और अनुपान से कौष्ण जल से कौष्ण दूध से दोगे। उसके बाद व्याधि क्षमत्व न्यून जातिक विकार। जिन व्याधियों का शरीर अति स्थूल अथवा अतिकृष्ट होता है, जिन व्याधियों का रस, रक्त, मांस इत्यादि धातुएं सुव्यवस्थित एवं संगठित नहीं रहती, जो वे लोग दुर्बल होते हैं, जिन्हें समुचित पोषण नहीं मिलता एवं हीन मनोबल तथा स्वल्पाहारी व्यक्तियों के शरीर
में पर्याप्त व्याधि क्षमता नहीं होती एवं वे शीघ्र ही विकारग्रस्त हो जाते हैं। आचार्य चरक ने कृश व्यक्तियों की गणना अष्टलिंगीय पुरुषों व्यक्तियों में की गई है। कृश व्यक्तियों की व्याधि क्षमता स्वभाव से कम रहता है एवं उनमें निम्न व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं: डिजीज ऑफ स्प्लीन, कफ, ब्रेथलेसनेस, पाइल्स, डिसऑर्डर्स ऑफ एब्डोमेन, स्पूर सिंड्रोम, ट्यूमर और ट्यूबरक्लोसिस। मनुष्य के शरीर में व्याधि क्षमता की कमी होने के कारण अनेक प्रकार के उत्सर्जन व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे कि स्कारलेट फीवर, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, टाइफाइड, एरिथ्रोसेफलस और डायरिया, एमीबिक डिसेंट्री, साइफाइलिस, गोनोरिया, स्मॉल पॉक्स, मैलियस, एड्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन है लसिका चिकित्सा, सीरम थेरेपी। लसिका या सीरम अत्यंत शुद्ध एवं सांद्रित द्रव्य होता है जो शरीर को किसी व्याधि के आक्रांत होने पर उपरांत रोग को बचाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लसिका चिकित्सा उत्पन्न व्याधियों को शमन करती है और संभावित व्याधियों को भी बचा के सहायक होती है। इसकी चिकित्सा साध्य प्रमुख रूप डिप्थीरिया, टिटनेस, गैस, गैंग्रेन, मेनिंगो स्पाइनल फीवर, इन्फ्लुएंजा, मैलियसिस, पोलियोमाइलाइटिस, स्नेक बाइट, इन्फेक्टेड डायरिया, कॉलेरा, हेमोरेजिक डिसऑर्डर, रेबीज। लसिका प्रयोग मार्ग प्राह लसिका का प्रयोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में किया जाता है। आवश्यकता होने पर आईवी रूट से भी लसिका को प्राप्त किया। डोज है ये तीव्रता के आधार पर दी जाती है। प्रारंभ में अति अल्प मात्रा में अधवश्य सूची वेद के द्वारा अनुजन परीक्षण करते समय तत्पश्चात पूर्ण मात्रा में औषधि का प्रयोग किया जाता है। परिणाम लसिका अथवा सीरम के रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराने के तत्काल व्याधि क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे शरीर में संचित दोष का विनाश होकर रोग का तत्काल हो जाता है। अतः जैसे ही शरीर में लसिका साध्य व्याधि उत्पन्न होती है तत्काल उसे चिकित्सा प्रारंभ कर देनी चाहिए। यदि व्याधि अत्यंत तीव्र की हो तो उसमें सीरम चिकित्सा कर देनी चाहिए प्रारंभ से ही। यदि व्याधि अत्यंत तीव्र रूप में हो तो उसमें सीरम चिकित्सा करने पर व्याधि शमन हो तो उसमें, परंतु शरीर में अनेक उपद्रव उत्पन्न हो गए जिनको ठीक होने में समय लगता हो, जैसे कि टिटनेस में स्तब्धता, जन्य व्रण, रोगी में अंगघात आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। सीरम चिकित्सा की सावधानी: एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना है, रिलेटिव हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, कुछ औषधियों से जो मनुष्य को एलर्जी होने नहीं देना है। जिन रोगियों में किसी विशेष व्याधि की शांति के लिए पूर्व में ही लसिका प्रयोग किया जाता है उनको लसिका प्रयोग करने पर सूक्ष्म वेदनावत लक्षण उत्पन्न होते हैं, तथा उनमें लसिका प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। जिन रोगों में बार बार लसिका प्रयोग करने की आवश्यकता है, जैसे रोहिणी, डिप्थीरिया, टिटनेस, इनमें इंट्राडर्मल इन्फेक्शन के द्वारा उनकी सूक्ष्म वेदनावत परीक्षणों सीरम चिकित्सा में यदि औषधि प्रयोग शीघ्रता पूर्वक शिरा मार्ग में किया जाए तो तीव्र प्रतिक्रिया होने की संभावना अधिक पाई जाती है। अतः सावधानी पूर्वक निर्धारित समय में धीरे धीरे औषधि को शिरा परामार्ग से प्रयुक्त करना, पेशीगत सूचीवेद से सीरम प्रयुक्त करना अधिक सुरक्षित रहता है। अधिक औषधि परीक्षण सूक्ष्म वेदनावत परीक्षण सेंसिटिविटी के लिए 1 बूंद 1 ड्रॉप लसिका को सूची में वेद द्वारा त्वचा के प्रविष्ट कराना चाहिए। यदि शीतवत पीत के समान रक्तचाप चक्तता उत्पन्न हो गई हो तो औषधि प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो सीरम को आवश्यकता के अनुसार पेशीगत या सिरागत मार्ग की दिशा नहीं होती। अनुगजारता से बचाव के लिए कामदूदा रस या हरिद्रा खंड, शीशा आदि चूर्ण अथवा शिरशादि कषाय इत्यादि का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया। लसिका रोग सीरम सिकनेस लसिका का प्रयोग करते समय सहनशीलता के हाइपरसेंसिटिविटी के लक्षण के लसिका रोग सीरम सिकनेस कहते हैं। अत्यंत संवेदनशील व्यक्तियों में बिना समुचित सावधानी से लसिका प्रयोग करने पर अनेक दुष्ट परिणाम उत्पन्न होते हैं। बेदर लसिका का प्रयोग करने पर कई प्रकार के संवेदनशील लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इमीडिएट रिएक्शन: वह व्यक्ति जिनमें पूर्व में लसिका का प्रयोग होता है अथवा जो अनुर्जित जन्य रोगों में पीड़ित रहते हैं उन्हें सीरम के प्रति पहले से ही असहनशील। ऐसे आतुर में औषधि प्रयोग में 2 से 3 मिनट में भीतर ही निम्न भयंकर लक्षण उत्पन्न: ब्रेथलेसनेस, हैंगिंग ऑफ ब्रेथ, साइनोसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस में यूरेटिका, कन्वर्शन, फेंटिंग, ब्लिस्टर, कोलैप्स, कोमा। एक्सेलरेटेड रिएक्शन: सीरम चिकित्सा के बाद यदि प्रतिक्रिया तत्काल उत्पन्न नहीं होकर 24 से 72 घंटे के बीच असहनशीलता के लक्षण उत्पन्न हो गए हों, पूर्व में वर्णित लक्षण मिले हों तो उसे भी लसिका जनित विकार माने गया था। इस प्रकार के उपद्रवों के बचाव के लिए लसिका प्रयोग के बाद रोगी को प्रतिषेध के लिए पहले से ही कुछ औषधियाँ दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है विलंबित अथवा सीरम लसिका जनरल सीरम सिकनेस। स्थिति प्राह सिरा
मार्ग द्वारा लसिका प्रयोग के 6 से 14 के भीतर उत्पन्न होती है। पहले लसिका प्रयुक्त व्यक्तियों में फिर से पुनः लसिका प्रयुक्त करने के जिस प्रकार की प्रतिक्रिया एवं लक्षण व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार सहज रूप में सूक्ष्म संवेदी व्यक्तियों में भी एक सप्ताह बाद स्वतः तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इसमें प्राय निम्नलिखित लक्षण होते हैं: नोजिया, वॉमिटिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यूरिट्रिया, फीवर, लिम्फोटिका, ओलिगोयूरिया, हेडेक, जॉइंट पेन्स, मैनिकल इरिटेशन, कार्डियक अरिथमाई, हेमरेज, प्राइमरी ल्यूकोसाइट्स एंड लेटर ल्यूकोपेनिया। चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन लसिका चिकित्सा से पूर्व संवेदनशील की जात लक्षणिक चिकित्सा पथ्य आपत्ति का पालन आदर्श चिकित्सा पथ्य निदान परिवर्जन क्लोरोपेनिया मेलाइट क्रिटेनाइन यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैल्शियम ग्लूकोनेट विद कैल्शियम विटामिन सी 10% 10 cc विद IV प्रयोग इंजेक्शन एड्रेनालिन 0.5 ml पर IM हरिद्रा प्रातः साय हरिद्राखंड शिरीषादि चूर्ण 2 ग्राम दूध से 1 से 4 मात्रा में भोजन उपरांत रस सिंदूर 125 मिलीग्राम रस माणिक्य शुद्ध स्वर्ण गैरिक आरोग्यवर्धनी बटी, ये तीनों ही जो सिंदूर रसमाणिक शुद्ध स्वर्ण गैरिक 125 मिलीग्राम है, आरोग्यवर्धनी बटी 250 मिलीग्राम है, शहद से देनी 1 से 4 मात्रा, शीरीष आदि क्वाथ 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, रात्रि में हरितकी चूर्ण 3 ग्राम, जल से 1 मात्रा। पथ्य का पालन अनुजरता एलर्जी किसी पदार्थ के द्वारा विशेषता उसका प्रयोग त्वचा श्लेष्म कला और कभी कभी मुख द्वारा करने से भी समान व्यक्ति में कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु व्यक्ति के विशेष में प्रबल तीव्र अथवा भयंकर प्रतिक्रिया हो तो उसे इस अवस्था अथवा रोग को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का कोई विशेष निदान नहीं होता, अपितु यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। किसी द्रव्य विशेष की समता में अनुजरता की उपदा हो जाती है। वातावरण जन्य परिवर्तन, पर्यावरण, ऋतु परिवर्तन एवं विशेष खाद्य पदार्थ से हो जाती है। कुछ जानता है जैसे पक्षियों के रोम, ऊन इत्यादि गिलहरी की रोएदार त्वचा से हो जाते हैं। बिल्ली, कुत्ता, बड़े जानवरों के संपर्क से हो जाते हैं। बेसन, मैदा, अत्यधिक तला भुना खाद्य पदार्थ से हो जाते हैं। मानसिक तनाव से, विभ्रम, मनोद्वेग से, पारिवारिक कठिनाइयों से, दैनिक जीवन में असंतुलन, सहन शक्ति पर, शीत उष्ण वातावरण जन्य परिवर्तन से, ऋतुजन्य परिवर्तन से, धूल धुआं इनसे भी हो जाता है। मांस प्रदूषित, मत्स्य, केकड़ा, अंडा आदि खाने से, साथ में खाद्य द्रव्यों का प्रयोग जैसे दूषित आहार में विटामिन की कमी, पोषक द्रव्यों का अभाव होने से, हर विधि विशेष आयतन एवं द्वादश के अनुसार होने से संप्राप्ति है कि बाहर से प्रयुक्त कोई भी आया और एंटीजन का कार्य करता है। ये प्रतिजन शरीर के लिए सामान्य नहीं होता, फलस्वरूप शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया में इस द्रव्य विशेष की प्रतिरोधक एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। जैसे कि प्रतिरोधक की मात्रा कम होने पर प्रतिजन की मात्रा अधिक होने के कारण मास्ट सेल अधिक टूटने लगते हैं और इस मास्ट सेल के टूटने से हिस्टामाइन, एंटीसाइक्लोन एवं हेपेटिक आदि द्रव्य अधिक मात्रा में बनकर रक्त में संग्रहित होने लगते हैं एवं इनके रक्त में पहुंचते ही शरीर की एलर्जी के लक्षण पर साधारणतः 2 से 10% व्यक्तियों में अनुजनता का इतिहास मिलता है। प्रमुख लक्षण है कि आर्टरीज, कैपिलरीज की दीवारों में रेडनेस, स्किन ऑडेमा हो जाता है, कोल्ड स्वेटिंग होती है, टेकिकार्डिया, ब्रेथलेसनेस, हेडेक, ब्लड विजन, हाइपर एसिडिटी, शॉक, डेथ। अनुचित जनित प्रमुख एलर्जिक अस्थमा, यूरिटिकेरिया, राइटिनिन, रनिंग नोज, स्नीजिंग, राइनिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, पल्मोनरी अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, एलर्जिक फीवर। चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन, समुचित दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, संतुलित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ, पथ्य का पालन। रोग अनुसार लक्षण चिकित्सा अनुजर्तक कारण द्रव्यों का साथ में बनने का प्रभाव। आदर्श चिकित्सा पत्र: आम्लकी प्रातः सायकल आम्लकी चूर्ण हरिद्राखंड 2 ग्राम देना, काउश जल से 1 से 2 मात्रा में, शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, रसमाणिक रस 125, स्वर्ण गैरिक 125, शहद से 1 से 2 मात्रा में, आरोग्य वर्धनी बटी 500 मिलीग्राम, काउश जल से 1 से 2 मात्रा में, भोजन उपरांत फल तृणादिक्वाथ, शीर्षादिक्वाथ 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा में। पथ्य का पालन अनुचित कारण द्रव्यों का अत्यंत अल्प मात्रा में सेवन कराते हुए धीरे धीरे मात्रा बढ़ाकर साथ में बनाकर का प्रयास चिकित्सक प्रेरित विकार है। हाइड्रोजेनिक डिसऑर्डर चिकित्सा कार्य एवं अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युक्त रोगी के जीवन से जुड़ा हुआ होता है।
चिकित्सा से थोड़ी सी सावधानी अथवा भूल होने पर मृत्यु के मुख में पहुंच जाता है। इसलिए चिकित्सक का दायित्व होता है कि वह अच्छी तरीके से रोगी के परीक्षण करके उपरांत औषधि का प्रयोग करे। चिकित्सक उस व्याधि विशेष को समझने के असमर्थ और चिकित्सा असहाय महसूस कर रहा हो तो उसे बिना संकोच के रोगी को विशेषज्ञ चिकित्सक के पास भेज देना चाहिए। चिकित्सा के प्रमुख गुण कौन से थे? शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष चिकित्सक कार्य में निपुणता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, पवित्रता, हाथों का यशस्वी होना चाहिए, सर्वसाधन सामग्री से युक्त होना चाहिए, सर्वेंद्रिय संपदा होनी चाहिए, रोग एवं रोगी के प्राकृतिक को जानना चाहिए, अत्यधिक चिकित्सक में कुशल होने, चिकित्सक प्रेरक विकार परिभाषा, चिकित्सक के द्वारा प्रमुख निदान अथवा चिकित्सा में स्वतंत्र रूप में उत्पन्न होने वाले विकार को चिकित्सक प्रेरित करता है। यहाँ पर रोगी के रोग की स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। ये चिकित्सक की जिम्मेदारी होती है कि वह बुद्धि पूर्ण ढंग से औषधि की क्रिया, उनके हानिकारक प्रभाव एवं औषधि का मूल इत्यादि भावों का विचार करने के बाद औषधि का प्रयोग करे। ठीक है, उसके बाद प्रेरित कुछ प्रमुख विकार कौन कौन से होते हैं कि व्याधि का समुचित निदान नहीं होने पर अनावश्यक प्रमुख औषधि, त्रुटिपूर्ण सूचीवेद या अनावश्यक शल्य क्रिया संपादित करना, गर्भ को गुल्म समझकर भ्रूण में हत्या कर देना, ऑक्सीजन अनस्थायी का अनुचित प्रयोग, अवैध सिरा का सिरावेद करना, मर्म एवं संधि स्थानों पर अग्निकर्म एवं वेदन करना, पंचकर्म के अतियोग, मिथ्यायोग अथवा हीन योग से अनेक व्यापत्तियों की उत्पत्ति हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने बस्ती प्रकरण में 44 प्रकार के चिकित्सक प्रेरित विकारों को उल्लेख किया है। वमन का उचित लक्षण उत्पन्न होने, बिना वमन कराना, स्वेदन कर्म में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिकर्म होना, शल्य क्रिया के पश्चात कुछ शस्त्र, रुई, पित्त, धागा इत्यादि व्रण में छूट जाना, औषधि की अनुकूलता की समुचित परीक्षा किए बिना औषधि प्रयोग कर देना, चिकित्सक करने समय चिकित्सा सिद्धांतों की अपेक्षा से भी विकार उत्पन्न कर देना, फुफ्फुस आवरण से सूचीवेद द्वारा द्रव निकालते समय उपद्रव उत्पन्न कर देना, सिरा मार्ग से आधार करते समय बीच में वायु का रह जाना जो अत्यंत घातक होता है एवं रोगी की मृत्यु को करता है। इसके बाद विष चिकित्सा में आशय प्रक्षालन के लिए नली डालने वाले समय नलिका ट्रैकिया में चले जाना और बिना परीक्षण किए ही नलिका आमाशय में पहुंची होगी नहीं, द्रव्य पदार्थ डालने से वह द्रव्य फुफ्फुस में पहुंचकर अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन करते समय देखना, ब्लड ग्रुप का चेक करना, चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन समुचित परीक्षण के बाद भी औषधि का प्रयोग करना, रोगी परीक्षा का गहन आकलन करने के पश्चात ही औषधि प्रयोग करना, चिकित्सा के प्रत्येक कदम पर सावधानी पूर्वक सोच समझ कर निर्णय लेना, रोगी को हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, चिकित्सा कार्य को सेवा भाव से पूर्ण रूप से महत्व देना, चिकित्सक एवं रोगी के संबंध को तारतम्य एवं आपसी समझ का विकास करना, प्रयोगशीलता परीक्षणों जैसे कि CSF निकालना, फुफ्फुस शोध में द्रव का आहरण, जलोदर में उदाहरण कला से द्रव निकालना इत्यादि कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करना। नेक्स्ट वन है आपका रक्ताधान से पूर्व रक्त के निर्धारित जांच जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिम्फेलिस, एड्स, इनके अतिरिक्त परीक्षण रक्त का भी प्रयोग करना, पेनिसिलिन वर्ग या सल्फर वर्ग एवं अन्य औषधियों की अनुजर्दता परीक्षण के बाद ही प्रयोग करना। नेक्स्ट वन जो है वो है शुद्र रोग। इसके बाद जो है वो टॉपिक है शुद्र रोग एवं उनकी चिकित्सा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय।